लद्दाख की सीमाओं पर विगत कुछ महीनों में घटित घटनाओं का ब्यौरा सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने रखने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हमारा यह महान देश भारत अनगणित देशवासियों के त्याग एवं तपस्या के फलस्वरूप आज की स्थिति तक पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में भारत की सेनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है। और आप सबको ज्ञात है कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 19 और बहादुर जवानों ने भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी बहादुर जवानों से मिलकर उनके शौर्य और अटूट साहस का स्वयं भी अनुभव किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया था। सभापति महोदय, जैसा कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल रखना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए यह नितांत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनेटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन भी यह अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह की एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बहाल रखी जाए, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास भी हुआ है। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री के मुद्दे के समाधान के बारे में चर्चा भी की जा सकती है। यह हम दोनों काम कर सकते हैं, परंतु एलएसी पर
पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, यह बात भी दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझनी चाहिए। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इशू का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। सभापति महोदय, इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी प्रतिबद्ध हुए थे, पूरी तरह से कमिटेड थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति नहीं जताई। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप बराबर बना रहता है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आदि की स्थिति का बराबर समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम रहे। सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल पुलिस फोर्सेस और तीनों आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए शेयर भी किया जाता है। सभापति महोदय, मैं अब सदन को इस साल उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रुप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि इसी बीच मई महीने के मध्य में सभापति महोदय, चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की, सभापति महोदय। और हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया, इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमति बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के आधार पर डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति यानी स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान
हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक और किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है। चूंकि इस मौजूदा स्थिति का बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को सभापति महोदय तय करते हैं। पहला, दोनों पक्ष को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का यानी स्टेटस को का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। सभापति महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का यह आधार है और इसे 1993 और 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया गया है, जबकि हमारी आर्म फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। सभापति महोदय, चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास समय समय पर फेस ऑफ और फ्रिक्शंस पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स भी निर्धारित हैं। तथापि इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का यह पूर्णतया उल्लंघन है। सभापति महोदय, अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकड़ा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अध्यक्ष महोदय,
सदन को आश्वस्त रहना चाहिए। फिर से बात दोहराना चाहता हूं सभापति महोदय, सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेस इस चुनौती का सफलता से सामना करेंगी और इसके लिए उन्हें सचमुच उन पर हमें गर्व है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील ऑपरेशनल मुद्दे शामिल हैं, सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज यह शामिल है। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरे का खुलासा नहीं करना चाहूंगा और मैं आश्वस्त हूं यह सदन इस संवेदनशीलता को समझेगा। सभापति महोदय, कोविड-19 के चुनौती भरे समय में हमारी आर्म फोर्सेज और आईटीबीपी का तेजी से डिप्लॉयमेंट हुआ है। उनके प्रयासों को एप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है और यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी सीमा पर प्रारंभ की है, जिनसे बॉर्डर एरियाज में उनके डिप्लॉयमेंट की क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट को बढ़ाया है, जो पहले से लगभग 2 गुना से अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेस भी बनाए गए हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी ही मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। इसके कारण वे बॉर्डर एरियाज में अधिक अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बेहतर जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और आने वाले समय में भी सरकार इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि भारत हमारे बॉर्डर एरियाज में मौजूदा मुद्दों का हल शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के जरिए किए जाने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से मैं अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से 4 सितंबर को मॉस्को में मिला और उनसे हमारी मौजूदा स्थिति के बारे में व्यापक चर्चा भी हुई है। मैंने स्पष्ट तरीके से हमारी चिंताओं को चीनी पक्ष के सामने रखा है, जो उनकी बड़ी संख्या में ट्रूप्स की तैनाती, आक्रामक रवैया और एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश से संबंधित था। इन सब सारे मुद्दों को अपने काउंटर पार्ट के सामने हमने रखा है और मैंने 2 टूक शब्दों में यह स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह भी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। इसके बाद मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी 10 सितंबर को मॉस्को में चाइनीज विदेश मंत्री से मिले। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे सभापति महोदय कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरियाज में शांति भी स्थापित की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, युद्ध की शुरुआत तो हमारे हाथ में होती है लेकिन उसका अंत नहीं होता है और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि शांति का यह संदेश जिस धरती से पूरे विश्व को गया है उस धरती की शांति में विघ्न के द्वारा विघ्न डालने का प्रयास किए जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति अपनी पूरी एकता और पूरा भरोसा दिखाया है। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम
और सीमा की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर इस सदन ने पूरा विश्वास भी व्यक्त किया है। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य और साहस का परिचय दिया है।